जो चल रहा है आपका जेपीएससी को लेकर, और भी दूसरे एग्जाम में प्रैक्टिस सेट काम आएंगे। थोड़े इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं जो बनाया गया है हमारी टीम के द्वारा, और ये आपको किसी जो बुक में प्रैक्टिस सेट दिया रहता है उससे अलग हट करके बनाया गया है। और डेली सुबह में 7 बजे प्रैक्टिस सेट में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ बौद्धिज्म? दोनों भाषा में क्वेश्चन है, आपके लिए भी फायदा होगा क्योंकि ये हमारी टीम ने स्पेशली आपके लिए बनाया है क्वेश्चन, तो आपको इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस में है पहला क्वेश्चन जो है, कल जो हमने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट कर, कई हजार लोगों ने उसे देखा और आपने काफी लाइक किया है, और आज भी हमें लगता है कि आपको काफी फायदा होगा इस प्रैक्टिस सेट से। तो इसमें से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विथ बौद्धिज्म? पिपरहवा, शिशुपालगढ़, गोलपाड़ा और बल्लभी। आपको अपना आंसर करना है कि इसमें से बौद्धिज्म कौन सा ऐसा एक लोकेशन है जो बौद्धिज्म से संबंधित है। शिशुपालगढ़ जो है, थोड़ा सा जानकारी भी दे दें, ये उड़ीसा में है। शिशुपालगढ़ जो है ये उड़ीसा में है। तो अगला क्वेश्चन मैंने कौन कहां से भी आ सकता है, सारे रिलेवेंट ऑप्शंस होते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा आंसर दें। इसका सही उत्तर होगा, आप अगर आंसर कर पाते हैं तो, कोई है जो आंसर कर पाएंगे, इसमें से कौन सा स्थान जो है वो बौद्धिज्म से संबंधित है? और डी ऑप्शन एक आया है भी, और भी लोग जो आंसर करना चाहते हैं बल्लभी, और जो लोग हैं ऑप्शंस में जल्दी से टिक करें कौन सा ऑप्शंस लग रहा है सही होगा। इसमें से कौन सा स्थान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ बौद्धिज्म? पिपरहवा, शिशुपालगढ़, गोलपाड़ा, बल्लभी। इसमें से कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध या बौद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है? और ये आंसर है ए भी आया है, और कोई जल्दी से आंसर करें। डी और ए, कई लोगों ने दोनों ऑप्शंस पर, आप डी और ए पर आप लोग हैं, और सही उत्तर आपको बता देते हैं, समय समाप्त हो गया। सही उत्तर है पिपरहवा, ये सही उत्तर होगा। पिपरहवा उत्तर प्रदेश में है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये यूपी में है। ये लोकेशन उड़ीसा का था, ये यूपी में है, और बल्लभी गुजरात में है, वो असम का लोकेशन है गोलपाड़ा। लेकिन इसके साथ कुछ तो होगा इंपॉर्टेंट, अगर ऑप्शंस में चीजें डाली जाती हैं तो आपको ये भी समझना है कि इसके साथ कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। पिपरहवा जो है ये नियर अबाउट गोरखपुर से अगर देखेंगे तो लगभग 100 किलोमीटर पर है ये। तो ये नियर टू गोरखपुर, आप नियर नहीं बोलेंगे, लेकिन गोरखपुर से लगभग 100 किलोमीटर पर पिपरहवा है। और ये जो लूप रेलवे मार्ग है नौगढ़, वहां पर है। यहाँ पर नेपाल सीमा पर अवस्थित है। ये बौद्ध धर्म में यहाँ पर स्तूप मिला है, इस स्थान पर बौद्ध धर्म का स्तूप जो सारनाथ में भी मिलता है, ये स्तूप बौद्ध धर्म में मिला है। और जो एग्जाम वाले लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके लिए 11 बजे का शो आएगा, उसमें जो भी लोग एग्जाम से, अभी प्रैक्टिस सेट पर आप फोकस कीजिए, और जो हमारे साथ न्यूज वाली बात होती है, एग्जाम कब होगा, टेट होगा कि नहीं होगा, सोनी कुमारी के मामले का क्या होगा, जेपीएससी परीक्षा पर क्या होने वाला है, इसके लिए आपके लिए हम 11 बजे एक बार फिर से आते हैं। तो 11 बजे के शो में आपके साथ बातचीत होगी हमारी। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट हमारा एक तो सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, आपके लिए काफी डिमांड लोगों ने किया था, और एक 12 बजे हमारी सहयोगी सोनी और संगीता उस शो को लेकर के आती है, जो 12 बजे में आपके लिए वो झारखंड स्पेशल प्रैक्टिस सेट हो रहा है। सुबह में ये वाला प्रैक्टिस सेट हो रहा है। 11 बजे हम आपके साथ में जुड़ जाते हैं, जो फेमस शो है आपका 11 बजे जो लाइव हमारे साथ होता है। और इसके अलावा बाकी समय पर जो पेड क्लासेज है ऑनलाइन वो चलती रहती है। तो चलिए आगे, जो हम आपको बता रहे थे कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो बना लीजिए। अगर आता है शिशुपालगढ़ का संबंध,
तो आप ये लिखेंगे कि भुवनेश्वर के पास और यहाँ पर मिट्टी का एक टीला मिला है, जलाशय मिला है, जो 3री शताब्दी का है। ये एक अलग से क्वेश्चन, 3rd सेंचुरी में रहने वाले लोगों का अवशेष मिला है। ये भुवनेश्वर के पास शिशुपालगढ़ से, जहां पर एक मिट्टी का टीला मिला है, एक जलाशय मिला है और किलाबंदी जैसा किया हुआ है। इससे पता चलता है कि 3री शताब्दी में भी लोग जो रहते थे शिशुपालगढ़ में, उड़ीसा के पास में, तो वो जानकारी मिल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और गोलपाड़ा जो है, ये जो है मतलब आपका 1989 में इसकी खोज हुई थी। ये असम में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और जो अगला जो ऑप्शन दिया हुआ बल्लभी, ये बल्लभी जो है यहाँ पर जैन धर्म का एक सम्मेलन हुआ था बल्लभी में, और जैनिज्म वाला जो सम्मेलन हुआ था बल्लभी में, जिसमें क्षेमदिति क्षमाश्रमण उसके अध्यक्ष थे, तो बल्लभी। तो सही आंसर इसका होगा ए। और जिन लोगों ने ए में टिक किया था उनका सही है। तो आपको 30 सेकेंड का समय मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके पास में, और ये क्वेश्चन है, भागलपुर स्थित प्राचीन काल का विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस राजा के शासन काल में हुआ था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग विच किंग? ऑप्शन है धर्मपाल, ए में धर्मपाल, बी में गोपाल, सी में दांते दुर्ग और डी में करईकाल। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो बहुत फेमस था भागलपुर बिहार में, वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग विच किंग? भागलपुर स्थित प्राचीन काल का विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? और ऑप्शंस बी, सी, और एक तो राजकुमार जी लिखे हैं धर्मपाल, नीता कुमारी सी लिखी है। सी का मतलब हो गया दांते दुर्ग। और जल्दी से आंसर दीजिए। आनंद कुमार दुबे बी लिखते हैं, ये लिखते हैं बी, यानी कि इनका ऑप्शन है गोपाल वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। और ये कविता कुमारी धर्मपाल लिख रही है। और जल्दी से आंसर दे जो लोग आंसर देना चाहते हैं। सही उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक भागलपुर का और भागलपुर स्थित विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और अब उत्तर काफी लोगों ने ए भी लिखा है, ए यानी कि धर्मपाल, और धर्मपाल काफी लोगों ने लिखा। अभी सही उत्तर है धर्मपाल। तो जिन्होंने धर्मपाल किया उनका एक्यूरेट सही हुआ है धर्मपाल सही उत्तर था। तो आप लोगों ने सही किया। विक्रमशिला जो भागलपुर जिले में एंटीचक विलेज में ये स्थित है, ये आप लिख ले। आप साथ में अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो सिर्फ ये टेस्ट नहीं है, बल्कि इसके इर्द गिर्द से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बनाना चाहिए। परीक्षा में पढ़ने का वही नियम होता है जिसमें कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। और इसको बनाया था राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में। ये मंदिर, ये जो यूनिवर्सिटी था विक्रमशिला का 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। और यहाँ पर कई बौद्ध धर्म के जो विद्वान थे, जिसमें नाम आपने सुना होगा ज्ञानश्री या फिर रत्नाकर या ज्ञानपद, ये सारे लोग यहीं पर पढ़ाई किए थे और काफी फेमस विद्वान बने ये लोग। रत्नाकर या ज्ञानश्री, ये सारे लोग यहीं पर पढ़ाई किए थे। तो ये इस स्थान का इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि दीपंकर नाम का बौद्ध भिक्षु जो था, वहां से पढ़ने के बाद तकरीबन 200 बौद्धिज्म ग्रंथ लिखे हैं। दीपंकर काफी फेमस है दीपंकर। और ये भी याद रखिएगा कि दीपंकर बौद्ध भिक्षु, मतलब हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु जो थे वो भागलपुर स्थित जो था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और इससे पता चलता है कि पाल वंश के शासकों ने बौद्धिज्म को सपोर्ट किया था, इससे भी पता चल रहा है। संस्थापक इसके गोपाल थे। और एक क्वेश्चन और आता है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड किंग इन इंडिया? पहला राजा जो चुना हुआ था, ही वाज गोपाल। ये याद रखिएगा। ये जो सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल
पहला चुना हुआ राजा था, अगर क्वेश्चन आता है। और ये दांते दुर्ग जो ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रकूट के ये संस्थापक थे और करिकाल चोल थे, ये चोल वंश के चोल राजा। अगर आप जो करिकाल आप देखेंगे तो एक तमिलनाडु में करिकाल एक देखिएगा लोकेशन भी है जो फिलहाल पौंडीचेरी के रूप में जाना जाता है, तो करिकाल उन्हीं के नाम से बना था। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन के साथ में है, जिसमें ये सारी चीजें बताया गया है कि जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन ये आएगा अगला कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को नष्ट किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया। ये जानकारी तबकाते नसीरी पुस्तक से मिलती है कि बख्तियार खिलजी के शासनकाल में जब बिहार में आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण के समय में उन्होंने जो था इसको नष्ट कर दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसको जरूर से याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप जरूर से पास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया का प्रसिद्ध मंदिर अंगकोर वाट जिसका निर्माण सूर्यवर्मन ने करवाया था, किस एक भगवान को समर्पित है? अंगकोर वाट टेम्पल ऑफ कंबोडिया इज डिवोटेड टू विच गॉड? किस एक भगवान को ये समर्पित है? और ऑप्शंस है विष्णु भगवान, बी में सन भगवान सूर्य, सी में शिव भगवान और डी में गणेश भगवान। यानी कि ये हिंदुइज्म मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। कंबोडिया तो ऐसे बौद्धिज्म है और ज्यादा लोगों ने आंसर किया है। पंकज पांडे हैं, सोमा पुरनियार है और लोग इन्होंने लॉर्ड शिव लिखा है और पंकज पांडे ने शायद विष्णु लिखा था, पिंटू ने लिखा है विष्णु, राजकुमार हेम्ब्रम सूर्य, मौमिता पाल शिव को लिख रही हैं भगवान शिव, कार्तिका कुमारी विष्णु, आनंद कुमार दुबे विष्णु गॉड और कोई लोग, काफी लोग हैं। आप ज्यादा से ज्यादा आंसर करें और सही उत्तर इसका होगा विष्णु। तो जिन्होंने सही उत्तर लगाया है विष्णु इज द राइट आंसर, विष्णु सही उत्तर हो रहा है। तो यहां पर अगला क्वेश्चन भी हम लेकर के आ गए हैं और विष्णु जो है ये सही उत्तर है, तो राइट आंसर होगा विष्णु। जिन लोगों ने विष्णु लिखा था उनका सही हुआ। और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है आप जानते होंगे, कंबोडिया का मंदिर, ये अंकोर वाट का, इसका निर्माण 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी के बीच किया गया था कंबोडिया में। और अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि कंबोडिया में एक दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा झील भी है। कैन यू नेम द लेक? कंबोडिया में साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा झील भी है। क्या कोई आप लोगों में से उस झील का नाम बता सकते हैं? कंबोडिया में जो एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, एशिया का नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा झील है। और इन्होंने बहुत सही उत्तर बताया है, नहीं गलत हो गया, मोहम्मद ताहिद अहमद का टोबा लेक गलत उत्तर हो गया। टोबा लेक सुमात्रा में है, वोल्केनिक लेक है। और ये बहुत सही है, हमको अच्छा लग रहा है। सनी वर्धन आई थिंक सनी वर्धन ने लिखा है लेक टोनले सैप एंड द राइट आंसर इज लेक टोनले सैप। गुड, सनी वर्धन ने ठीक लिखा। लेक टोनले सैप एक कंबोडिया में है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील है ये, दक्षिणी पूर्वी एशिया का। जब आप आसियान का नाम देखते हैं और रिसेंटली न्यूज में भी था ये, इसलिए जो चीजें न्यूज में आती है थोड़ा चीज जानना भी है सभी के लिए। तो हमें लगता है कि आप लोग का अच्छा होगा तैयारी। और वेटलैंड है, ये वेटलैंड में आता है, जैसे गुजरात का कच्छ वाला एरिया है वैसे ये वेटलैंड में आया है।
इसको प्रिजर्व किया जा रहा है। काफी पहले न्यूज में यहाँ की एक जनजाति काफी फेमस रहती थी, अभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। खमेर रूज, याद रखिएगा, खमेर रूज जनजाति जो यहाँ विद्रोह कर रही थी। आज से 20-30 साल पहले के बीबीसी न्यूज में, डेली के शो में खमेर रूज का जिक्र अक्सर होता था, वहां के विद्रोही जो थे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये आपको बता रहे थे कि कंबोडिया में अंकुर वाट का जो मंदिर है, और ये मंदिर को बनाया 1113 से 1150 ईस्वी के दौरान हुआ था। और 12वीं सदी में सूरजमल द्वितीय जो थे वो इसको और भी अधिक बेहतर बनाए। सूर्यवर्मन सेकेंड जो थे वो इस मंदिर को और अच्छा किया। अगला क्वेश्चन, शून्य का आविष्कार एवं दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? Who discovered zero and decimal system? किसने किया था? ऑप्शन है ज्ञानदेव, ए बी में आर्यभट्ट, सी में बुद्ध ज्ञान, और डी में भास्कराचार्य। और जल्दी से उत्तर किन्होंने दिया है? बुद्ध ज्ञान सोनीवर्धन ने लिखा है, आर्यभट्ट। और लोग हैं नागेंद्र नाथ आर्यभट्ट, सुजाता राय लिखती हैं बी यानी कि आर्यभट्ट, पंकज पांडे, मोहम्मद तौहीद ने लिखा है बुद्ध ज्ञान, पंकज पांडे ने लिखा है आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार और डेसिमल सिस्टम का आविष्कार, एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दे कि इस सुबह वाले शो में कृपया ये मत पूछिए कि परीक्षा कब होगी, जेटेट का क्या होगा, जेएसएससी क्या होगा, सोनी कुमारी क्या होगा। ये आप लोगों के लिए स्पेशल डिमांड पर शो लाया गया है, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर बात करेंगे। और जो भी जानकारी लेना है उसके लिए हमारे साथ 11 बजे के शो में आप लोग जरूर से जुड़ जाइएगा। और ये शो आप लोगों के लिए, आप अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को बताइए। अगर आपको लगता है कि ये शो अच्छा है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट ABCD आंसर नहीं बताया जा रहा है, और वो पढ़ने का तरीका भी नहीं, आप घर में भी अगर पढ़ते हैं तो ABCD कभी मत पढ़िएगा, उससे नुकसान होगा फायदा की जगह में। आप तमाम चीजों को जाइएगा, क्वेश्चन बनाते समय बाकी चीजों को भी जरूर से सोचिएगा, तब जाकर के आपका बेहतरीन तैयारी हो सकता है। तो चलिए सही उत्तर इसका बता देते हैं, एंड द राइट आंसर इज आर्यभट्ट। जिन लोगों ने आर्यभट्ट किया था उन सभी का सही हुआ। सही उत्तर है आर्यभट्ट की शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास जो था वो आर्यभट्ट ने किया था, और ये सही उत्तर होगा। हालांकि डेसिमल सिस्टम की जानकारी जो थी आप याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी जानते थे जीरो को। और ये भी सही बोल रहे, मोहम्मद ताहिद आनंद अहमद के हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं, उन्होंने ठीक लिखा है। अगर ऑप्शंस में एक चीज और आपको बता दें कि अगर ऑप्शंस में ज्ञानदेव, आर्यभट्ट, बोध ज्ञान और भास्कराचार्य, इनमें से अगर एक ऑप्शन ये रहता एक अज्ञात भारतीय ने अगर रहता, तब आप आंसर उसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जिसमें एक ऑप्शन ऐसा भी रहता, अगर आर्यभट्ट के साथ एक ऑप्शन ये रहता एक अज्ञात भारतीय ने, तब आप आंसर उसमें करेंगे। तो उन्होंने सही पूछा क्वेश्चन कि कई जगह पर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि शून्य का आविष्कार एक अज्ञात भारतीय ने किया था, लेकिन बाद में बहुत से विश्लेषणकर्ताओं ने, इतिहासकारों ने आर्यभट्ट को मान लिया। तो अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं हो, ऑप्शन में एक अज्ञात भारतीय, एक अननोन इंडियन नहीं हो, उस कंडीशन में आपको आर्यभट्ट पर टिक लगाना है। और अगर क्वेश्चन आएगा कि डेसिमल सिस्टम का पहली जानकारी कहां से मिलती है, तो आप आंसर कीजिएगा कि ये पहली जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। दशमलव प्रणाली की पहली जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, ये जरूर से कीजिएगा। तो हमें लगता है कि आप हाँ, यूपीएससी में पूछा था क्वेश्चन, तो अहमद ने सही बोला है, एक बार पूछा था ये क्वेश्चन कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, और उसका उत्तर उसमें चूंकि आर्यभट्ट ऑप्शन में नहीं था और साथ में अननोन इंडियन दिया हुआ था, तो उस कंडीशन में आंसर हुआ एक अज्ञात भारतीय ने। तो बहुत अच्छा, आप लोगों की तैयारी है इससे पता चलता है।
और खगोल विज्ञान के जनक थे आर्यभट्ट, और नक्षत्र वैज्ञानिक थे जो बताए थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है, अर्थ जो है वो रिवॉल्व राउंड द सन। ये चीज बोलने वाले आर्यभट्ट जो थे ये पहले वैज्ञानिक थे, लेकिन इसको सिद्ध करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, कोई बताइए? हु प्रूव फर्स्ट अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन? पहले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है? और कोई आंसर दे जल्दी से कि किसने सबसे पहले सिद्ध किया? और बहुत अच्छा उन्होंने लिख दिया है, शनिवर्धन ने आंसर सही है, कोपरनिकस। बहुत अच्छा, केपलर नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छा, आप लोग कोशिश कर रहे हैं इतना अच्छा। और ये आपको बता दें कि ये कोपरनिकस ये सही उत्तर था, जिन्होंने भी लिखा बहुत सही है। आप लोगों की तो तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए इस बार आप सारे लोग पास करेंगे। भास्कराचार्य जो है ये पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की काल अवधि बताया था भास्कराचार्य ने। और ये जो नाम है आप देख रहे हैं, ये जरूर से बहुत इंपॉर्टेंट नाम लेकर के आ रहे हैं, ये बुधियायन का। ये जब पूछा जाएगा ना, पाई शब्द का, पाई आप ऐसे तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, वो अलग है। पाई शब्द का बुधियायन ने पहला कॉइंड किया था वर्ड को। पाई, जो पाई शब्द है, इसको पहली बार इसकी कल्पना करने वाले, इसकी पाई के मान की गणना करने वाले, पाई का वैल्यू क्या होगा इसकी वैल्यू की गणना करने वाले पहले व्यक्ति बुधियायन थे, भी याद रखिएगा। पाई की वैल्यू की गणना करने वाले कि पाई का मान क्या होगा, इसको पहली बार बोलने वाले व्यक्ति बुधियायन थे। तो इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको एकदम से। और बुधियायन का नाम के साथ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पाई के मान का वैल्यू उन्होंने किया था। भास्कराचार्य जब पूछा जाएगा कि पृथ्वी सूर्य के किनारे जो चक्कर लगाती है लगभग कितना समय लगता है, इसको सोचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तब लिखेंगे भास्कराचार्य। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जो आज आप जानते हैं कि 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं, तो ये चीज की कल्पना करने वाला, पहला कैलकुलेशन करने वाला व्यक्ति कौन था, तब आंसर लिखेंगे आप भास्कराचार्य। तो ये भी थोड़ी सी जानेंगे। और आप जानते हैं कि पाइथागोरियन प्रमेय की व्याख्या भी करने वाले व्यक्ति बुधियायन थे। और द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर, जो आप सीढ़ी और सांप वाला खेल देखे है ना, ये सीढ़ी और सांप का जो खेल होता है, इसको भी, इसके जनक भी जो थे बुधियायन थे। तो आप जब ऐसे पढ़ाई करेंगे, जो भी टीम आपने बना करके पढ़ाई की है, तो उसके ऑप्शन से और नए क्वेश्चन क्या बनते हैं ये जरूर जानिएगा, ताकि आप परीक्षा में पास कर जाइए। और अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। प्राचीन कौन सा नगर सिंधु एवं झेलम के किनारे था? तो आपको बताना है कि प्राचीन कौन सा नगर, विच ऑफ द एंशिएंट सिटी इज इन बिटवीन सिंधु एंड झेलम? प्रयागराज, उज्जैनी, तक्षशिला एंड शक्तिमती। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। प्राचीन कौन सा नगर, जो ऑप्शंस दिए हुए इसमें सिंधु और झेलम के बीच स्थित था, विच ऑफ द गिवन सिटी इज, और ज्यादा लोगों ने आंसर लिखा है सी यानी कि तक्षशिला। और इसमें हमें लग रहा है कि, और जल्दी से आंसर बताइए बाकी लोग भी आंसर जल्दी से बताएं। और ज्यादा लोगों का आंसर सी आ गया है, और इस बार सारे लोगों ने सही किया है, किसी का गलत नहीं हुआ। मोहम्मद ताहिद है, पिंटू राज है, कविता कुमारी, अशोक कुमार, विक्रम कुमार, सारे लोगों का, राजकुमार हेमरम, सभी लोगों का सही उत्तर है तक्षशिला। इस बार आपने सही किया। अच्छा, ये जो उज्जैनी है, शक्तिमती है, ये भी कहीं की राजधानी तो होगी प्राचीन काल की, तो ये भी आप लोग जानिएगा जरूर। शक्तिमती नहीं होगा, शक्तिमती नहीं होगा। तो ये आप तक्षशिला जो है, ये अगर देखेंगे तो आज के डेट में ये
इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और यहाँ पर ये हिंदू रस की राजधानी थी किसी ज़माने में। 7वीं 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी तक्षशिला की, और वहाँ पर एक छोटा सा तक्षशिला में एक विलेज बनाया गया था, और धीरे धीरे ये प्राचीन महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। चाणक्य यहीं के रहने वाले थे, आप जानते होंगे। अंभी राजा जो अलेक्जेंडर के साथ संधि कर लिया था, उसकी राजधानी भी तक्षशिला थी, जो आप सुनते होंगे। अंभी, किंग अंभी इस क्षेत्र में शासन करते थे, और उनकी भी राजधानी तक्षशिला थी। बाद के काल में उन्होंने सिकंदर के साथ में एक संधि की थी। तक्षशिला तो काफी इंपॉर्टेंट है तक्षशिला। तो चलिए, हिंदू और सिंधु को हमने हिंदू बोल दिया इसलिए कि सिंधु से ही हमने किसी क्लास में बताया था कि सिंधु जो है, और सिंधु से ही जो सिंधु वर्ड है, सिंधु से ही हिंदुस्तान बना है। क्योंकि जो मूल लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, उनको ह और स बोलने में दिक्कत होता था। तो बाद में जब अरबियन लोग भारत आए, तो अरबियन लोगों ने ये कहा कि हमारे जो पूर्वज भारत आए थे सेंट्रल एशिया से, वो जहां जहां पर ह बोलना चाहते थे, वहां पर ह का बदला स बोल दिया। तो इंस्टेड ऑफ ह दे यूज्ड टू से स। और आज भी पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वो अस्पताल भी नहीं बोल पाते हैं सीधा, वो अस्पताल बोल देते हैं। अगर आप कभी सोचेंगे वहां पर, तो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वो स्कूल नहीं बोल पाते, वो सीधा स्कूल बोल देते हैं। उनकी प्रॉब्लम आज भी है। तो उन्होंने इसको चेंज किया, और सिंधु नदी का देश, जो सिंधु नदी आपको आज पाकिस्तान साइड में दिख रहा है, जम्मू कश्मीर से होते हुए चला जाता, वो सिंधु नदी किसी जमाने में पूर्ण रूपेण भारत में ही था। और जैसे जैसे मालवा का पठार ऊपर उठने लगा, सिंधु शिफ्ट होते हुए वेस्टवार्ड चला गया। तो इंडस रिवर जब वेस्टवार्ड चला गया, आज तो पाकिस्तान में पूरा है। उस समय जब वैदिक सभ्यता भारत में चल रही थी, तो उस समय लोगों ने इसको सिंधु नदी का देश, मतलब लैंड ऑफ सिंधुस्तान। सो सिंधु, इट मीन्स दे वांट टू से हिंदू, बट इट प्रोनाउंसिएशन इज लाइक दैट सिंधु। स को वो ह बोलना चाहते थे। तो बाद में जब अरब लोग भारत आए, तो उन्होंने इसमें सुधार किया, और सुधार करके बोला कि अब ये हिंदू होना चाहिए था। सो द लैंड ऑफ सिंधुस्तान, दैट इज लैंड ऑफ हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान बना। अगर सिंपल पूछा जाएगा हिंदुस्तान शब्द किसने रखा, अरब वासियों ने। आंसर कीजिएगा, अरब वासियों ने। और हमारा धर्म जो है हिंदुओं का, वो सनातन धर्म है। हिंदू एक जीवन शैली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हिंदू एक जीवन शैली है। हिंदू इज नॉट रिलीजन, रिलीजन इज सनातन। तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आपको फायदा हो जाए। और अगर लग रहा है कि फायदा हो रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि क्लासेज चल रही है आप लोगों के लिए, और लगता है कि अच्छा चल रही है, तो आपको इच्छा होगी तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान के लोगों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? इसमें से कौन से लोग थे जो भारत में फर्स्ट आक्रमण किए थे? वो फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया? अरब वाले, शक, कुषाण और ग्रीक। कौन लोग थे जो भारत में पहला आक्रमण किए थे? और मोहम्मद तौहीद आनंद का उत्तर है ग्रीक लोगों ने। और लोग क्या बोलते हैं? और लोग क्या बोलते हैं? ग्रीक सोमनाथ कुमार, ब्रजेश कुमार, पिंटू रजक, मीरा किस्कू, शेखर मुर्मू। काफी अच्छा आप लोग का तैयारी है। कविता कुमारी, पंकज पांडे, सुजाता राय, सारे लोगों ने बोला है ए। आदित्य कुमार ने सी बोला था। कुषाण भी आया है, राजकुमार हेम्ब्रम है, राजेश कुमार यादव है, विक्रम कुमार पासवान ने डी बताया है। ग्रीक, राकेश कुमार ने सी बोला है, कुषाण। भारत में सबसे पहला आक्रमण ग्रीक लोगों ने किया है। सही है।
आप लोगों ने सही बताया, सोनल ने भी सी बोला है, लेकिन डी आंसर सही होगा। और ये सही उत्तर दिया है आप लोगों ने। यूनानी सम्राट डेरियस, यूनानी सम्राट, अभी देखिए एक क्वेश्चन और नया बना दिए। वह पहला शासक कौन था ग्रीक का जिसने भारत में पहला आक्रमण किया? द फर्स्ट किंग हु इन्वेडेड इंडिया, वो था ग्रीक शासक डेरियस। तो एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पर कि कौन सा शासक ने भारत में आक्रमण किया था, तो आप डेरियस याद रखिएगा, डेरियस। तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है आपका कि यूनानी सम्राट डेरियस ने पहला आक्रमण भारत पर कब किया था? 513 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 513 बीसी। आज से देखेंगे तो 2021 से जीरो में जाएंगे, 2021 साल यहाँ, और 513 2021 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है? 2600, और इधर 13 साल 21 में जोड़ देंगे तो आपका होगा 34, 2634, मतलब लगभग 2634 साल पहले की बात है जब ये आक्रमण किया गया था ग्रीक डेरियस के द्वारा 513 बीसी में। 2600 साल पहले की बात है। तो सोचिए इतना पुराना, हम लोग उस समय पहला आक्रमण हो गया था ग्रीक का। तो अगर आपको हम ये बता दें साथ में कि उसके बाद जो था, ग्रीक के बाद शक, जिसको सिथियन बोला जाता है, ये पहली और दूसरी शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। दूसरे नंबर पर, अगर अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मुश्किलात कर दिया जाए कि दूसरा नंबर पर आक्रमण करने वाला कौन था, तो वहां ग्रीक नहीं करेंगे, वहां करेंगे शक लोगों ने किया। सेकेंड नंबर पर शक, जिसको सिथियन बोला जाता है। सेकेंड नंबर पर पहली और दूसरी शताब्दी में लिखेंगे शक। पहला नंबर पर ग्रीक, दूसरे नंबर पर शक, और तीसरे नंबर पर लिखेंगे कुषाण। सबसे पहला आक्रमणकारी ये थे, दूसरे नंबर पर ये थे, तीसरे नंबर पर ये थे, और अरब वाले चौथे नंबर पर थे, फोर्थ नंबर पर थे। जो अरब वाले लोग थे वो चौथे नंबर पर थे। कुषाण ने पहली शताब्दी के अंतिम समय में भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया था, और भारत में ये सारे लोग धन लूटने आते थे। अरब में जो आए थे वो सारे लोग धन लूटने, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गोरी, जो अरबियन लोगों ने भारत में आक्रमण किया था, उनका भी उद्देश्य सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं था, बल्कि सिर्फ लूटना था। तो हाँ, युद्ध तो असफल ही हुआ ना, शासन नहीं कर पाए ये लोग। अरबियन लोग जितना स्ट्रांगली शासन किए भारत में, वो बाकी लोग नहीं कर पाए। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। आप लोग की तैयारी हमें लगता है अच्छी चल रही है, और आप इसी प्रकार से तैयारी करेंगे तो इस बार आप लोग स्टेट कमीशन के परीक्षा जरूर पास कर जाएंगे। और जो लोग एसएससी वाले भी हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ये लग रहा होगा, बट जो यूपीएससी और जेपीएससी बीपीएससी को टारगेट किए उनको इस लेवल में जाना पड़ेगा। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु राजवंश किस एक धर्म का समर्थक था? इक्ष्वाकु डायनेस्टी इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? इक्ष्वाकु राजवंश दक्षिण भारत का जैन, आजीवक, बौद्ध, वैष्णव किसका समर्थक था? और बौद्ध लिखा है पवन कुमार और मोहम्मद ताहिद आनंद। मोहम्मद ताहिद आनंद की काफी आंसर सही हुए हैं, आज कल भी हुए थे। वैष्णव फाउंडर कपिलेंद्र शनिवर्धन ने लिखा है। मोहम्मद कविता कुमारी, अशोक कुमार और मीरा किस्कू ने सी लगाया है। सभी लोगों ने बौद्ध लिखा है, बहुत जल्दी से आंसर आ रहा है। मीरा किस्कू का सी है। सौगत बनर्जी, पिंटू रजक का भी सी, पिंटू रजक ने डी बोला है। वैष्णव दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु राजवंश किस एक धर्म का समर्थक था? सोनल चौबे सी। वैदिक योगा वाले जो चैनल है उनका नाम है ये, जैन लिखते हैं। राकेश्वर यादव डी लिखते हैं।
वैदिक वाले जैन हैं। चलिए सही उत्तर बता देते हैं जल्दी से। सही उत्तर है इसका बौद्धिज्म। तो जिन लोगों ने सी लिखा था उनका सही है सी सही हो गया। जिन लोगों ने सी लिखा था उनका सही है बौद्धिज्म। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु राजवंश जो था ये 225 से 325 तक, लगभग 100 साल तक, 225 से 325 ईस्वी तक। ईस्वी बोलेंगे मतलब देखिए एक हिस्ट्री में बीसी और एडी वर्ड होता है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग एडी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? आप लोगों में से कितने लोग एडी का फुल फॉर्म बता सकते हैं? एडी एडी का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। बीसी तो सबको जानते हैं, बिफोर क्राइस्ट। एडी का फुल फॉर्म कितने लोग बताएंगे? एन्नो डोमिनी, बहुत अच्छा, एन्नो डोमिनी। और ये ईसा मसीह जी के जन्म के बाद की, मतलब आफ्टर डेथ बहुत से लोग समझ जाते हैं। एन्नो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद इतिहास की घटनाएं। जब ईस्वी की बात करते हैं दैट इज एडी, और जब बीसी बोलते हैं तो आप आज से उतना साल पीछे को जोड़ दीजिएगा तो बीसी निकल जाएगा, ठीक है, एन्नो डोमिनी। तो ये जो थे जिसके इक्ष्वाकु वंश वाले, इसमें ये समझना होगा कि ये वंश जो थे इसमें कुल 7 राजा थे। इस वंश में कुल 7 किंग हुए, और ये जितने भी राजा थे ये राजा हिंदू धर्म के समर्थक थे। इसको समझिएगा, ये राजा हिंदू धर्म के समर्थक थे, लेकिन मैंने इस वंश के जो भी राजा थे वो वैदिक अध्यात्म का पालन किया था। लेकिन चूंकि इसमें जितनी भी रानी थी वो सभी रानी बौद्धिज्म से थी, इसलिए इस राजवंश ने बौद्धिज्म को सपोर्ट कर दिया। और हिंदुइज्म होने के बावजूद राजा जितने भी थे वो बौद्ध को समर्थन दिए। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जितनी रानियां थी वो सभी बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, और इसलिए इस वंश के जो वैदिक राजवंश से संबंधित राजवंश था इक्ष्वाकु राजवंश, और ये राजवंश जो था ये धीरे धीरे बौद्धिज्म की ओर चला गया और बौद्ध को बहुत ज्यादा इसने सपोर्ट किया था। तो आपका ये प्रतिदिन सुबह 7 बजे, तो सुबह में 7 बजे ये शो आपका आएगा प्रतिदिन। ये एग्जाम में कैसे आप अपने आप को तैयार रखे हैं वो चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिस पर आपको नॉलेज भी दी जाएगी, ताकि आपके दूसरे क्वेश्चंस जल्दी से सही हो। और आपकी तैयारी परखने का ये सबसे अच्छा मौका होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट किसी किताब की फोटो नहीं है जो आप देखते हैं। इन दिनों बाढ़ आया हुआ है प्रैक्टिस सेट चलाने का, और अधिकांश लोग मार्केट की जो किताब है उसकी फोटो खींचे और आपको चिपका करके दिखा दिए और आप लोग उनसे पढ़ ले। तो चलिए, आपकी तैयारी तो हमको लगता है काफी अच्छी चल रही है। इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था, जिसमें बाद में समुद्रगुप्त की अभियान की चर्चा मिलती है। Allahabad rock edict is related with which king? Later on, Samudragupta mentioned himself in the edict. Chandragupta I, Ashoka, Pulkesin II and Rashtrakut. सही उत्तर क्या है? चलिए, बहुत तेज आंसर आया है शेखर मुर्मू का, और उन्होंने बी लिखा है शेखर मुर्मू ने, और बी यानी कि क्या? अशोका। और लोग ताहिद हुसैन ने, आनंद ने अशोका लिखा है। और लोग जल्दी से बताइए। अभी ब्रजेश, कोरबा, पिंटू, जमशेद अंसारी, सारे लोगों ने अशोका लिखा है। माइनर एडिक्ट 2 शनिवर्धन लिखते हैं। प्रभात कुमार, प्रशांत कुमार, राकेश्वर यादव, कविता कुमारी ने बी लिखा है।
उत्तर आप लोगों ने लिखा है, तैयारी तो ठीक है, आप लोगों का हो जाएगा सिलेक्शन। बी राइट आंसर इज अशोका। राइट आंसर इज अशोका। इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था, जिसे बाद में समुद्रगुप्त की अभियान की चर्चा मिलती है। समुद्रगुप्त जो थे वो अपना भी मेंशन इसमें करवा दिए थे। तो सही उत्तर इसमें इलाहाबाद अभिलेख जो है वो अशोक से जुड़ा हुआ था, और इलाहाबाद कौशाम्बी जो मूल रूप से अशोक का था, और इसमें बाद में मुगल शासक अकबर ने प्रयाग के किले का निर्माण कराया था और उसी ने इसका नाम इलाहाबाद रख दिया। बेसिकली ये जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इलाहाबाद, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में कौशाम्बी लिखा है। इलाहाबाद ये बेसिकली इसका नाम कौशाम्बी अभिलेख था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि इलाहाबाद अभिलेख का पुराना नाम क्या था, कौशाम्बी अभिलेख था। जिस समय राजा अशोक ने जब इसको बनवाया था रॉक एडिक्ट को, उस समय इसका नाम कौशाम्बी था। बाद में अकबर ने इसका नाम बदल कर, भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि किसने नाम बदला, तो कौशाम्बी अभिलेख का नाम इलाहाबाद अभिलेख किया अकबर ने। अकबर जब शासक थे उस समय में उन्होंने किया था, तो कौशाम्बी स्थित स्तंभ को मंगा करके सुरक्षित करवा दिया था, और इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी लेख दिया हुआ है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जहांगीर और बीरबल की भी जानकारी इस अभिलेख में मेंशन है, इंक्लूडिंग अशोक का तो है ही और समुद्रगुप्त का भी है। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर मुश्किल बनाया जाएगा परीक्षा में तो दे दिया जाएगा कि कौशाम्बी इलाहाबाद अभिलेख में इसमें से किसका नाम नहीं है, और ऑप्शंस में इन सारे लोगों का नाम रहेगा और एक ऐसा नाम रहेगा जिसका नाम नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान रख करके बनाइएगा परीक्षा में। तो चलिए, आज सारे क्वेश्चन इतिहास के ही अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबका सही होना चाहिए। ये तो बिना ऑप्शन का भी आपको सही करने की प्रैक्टिस होगी हमें लगता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन? Who was the founder of लोधी डायनेस्टी? ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी और शाह लोधी। कुछ आंसर आ गया बहलोल लोधी के नाम पर, कुछ ने बी भी वही है ना, ठीक है, बी भी वही है, बहलोल लोधी। और सारे लोग, जमशेद अंसारी ने सी लिखा है, सी यानी कि इब्राहिम लोधी। बाबर के साथ युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया था। प्रशांत कुमार, सौगत बनर्जी, वैदिक, ब्रजेश कोरबा, बबलू, मुश्ताक, रेशमा। तो इस बार सारे लोगों का उत्तर सही हो गया, बहलोल लोधी, और सभी लोगों ने लिखा है। मागी एम, मोहम्मद ताहिर, सोनल, सभी लोगों ने बी लिखा है, और बहलोल लोधी। इसलिए हमने पहले ही बोल दिया था कि ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते थे, तो एकदम सही आपने लिखा है बहलोल लोधी। और नाम थोड़ा सा यूनिक है, बहलोल जो है वो, और इन्होंने लिखा है कि भकलोल लोधी उसका असली नाम था। क्या सर? बहलोल लोधी जो है ये इन्होंने इसकी स्थापना की थी इसका, और 1451 से लेकर के 1489 तक, 1451 से 1489 तक इनका शासन था। और सिकंदर लोधी से जब क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन हमने देखा है परीक्षा में जो पूछा गया है, एक तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था, दूसरा मापी के लिए गज ए सिकंदरी नाम का एक यूनिट बनाया था। तो ये दो चीज उनसे आता है। और इब्राहिम लोधी आप जानते हैं कि पानीपत की लड़ाई में, फर्स्ट लड़ाई में बाबर के साथ 1526 में मारा गया था, और इसके बाद ही भारत में मुगल सत्ता की शुरुआत हो गई 1526 से, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से, वो 1526 में जाकर के समाप्त हो गया दिल्ली सल्तनत, और वहां से मुगलों की सत्ता आई, जो बाबर से लेकर औरंगजेब 1707 ईस्वी तक जो महत्वपूर्ण शासक थे, और फिर
उसके बाद बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर तक 1857 तक 1857 में वो इंद होता है मुगल। तो चलिए समय समय पर ये जानकारी आपको देते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ऐसे चीज़ों से फायदा जरूर से होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये प्रश्न आपके लिए बाहर है। अब इतिहास से अलग दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन आ रहे और ये लगता है कि हिस्ट्री में ही है अभी भी। और क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस मंत्रालय में थे? ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एग्रीकल्चर में थे, डिफेंस में थे, होम में थे, रेलवे में थे। राष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस मंत्रालय में थे? बिफोर टेकिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट which ministry was there with Dr. Rajendra Prasad? Is that agriculture, defense, home और रेलवे? कई लोगों ने आंसर एग्रीकल्चर में लगाया है, कई बहुत से लोगों का नाम आ रहा है, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं। अंतरिम गवर्नमेंट में लिखा है और सभी लोगों ने एग्रीकल्चर लिखा है, हम नाम नहीं ले रहे, बहुत से लोग का चुके आंसर आया है। और ये सारे लोग जब एग्रीकल्चर लिखे तो ये सही है, एग्रीकल्चर। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के पहले जो भारत में जो पद संभाले थे उसमें जो उनको जिम्मेवारी दी गई थी वो एग्रीकल्चर की दी गई थी। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? प्रथम डिफेंस मिनिस्टर कौन थे बताइए, नाम बताइए जल्दी। पहला डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट रक्षा मंत्री कौन थे? यस, बलदेव सिंह सनीवर्धन, सही है, बलदेव सिंह पहला रक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह। पहला गृह मंत्री तो आप जानते ही होंगे, वल्लभ भाई पटेल। रेलवे मंत्री का नाम बताइए। पहला फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट रेलवे मंत्री। अंतरिम सरकार में पहला रेल मंत्री कौन थे? फर्स्ट रेल मिनिस्टर जॉन मैथाई। सनमुख सेठी तो वित्त मंत्री में बाद में आ गए थे। इज दैट जॉन मैथाई और समथिंग एल्स? जॉन मैथाई में लगता है कि लियाकत अली, ज्यादा लोगों ने जॉन मैथाई लिखा है। जॉन मैथाई पहला रेल मंत्री आसफ अली थे और उसके बाद वो रिजाइन कर दिए थे, तब जॉन मैथाई बने थे। कुछ महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए आप बोलिए, आसफ अली को यह पद दिया गया था और इसके बाद जॉन मैथाई इस पद पर आ गए थे। अधिकांश लोग जॉन मैथाई को जानते हैं क्योंकि ये मुश्किल से 20-22 दिन ही इस पद को संभाले थे। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आसफ अली ही होना चाहिए और जॉन मैथाई रेगुलर थे काफी दिनों तक। और भी जो पहली सरकार बनी थी इसमें पहला अगर आप देखें तो संचार मंत्री, सारे चीजें हैं, लेकिन उतना अभी समय नहीं है आप लोगों को बताने का। तो अगली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 22 अगस्त 1907 को मैडम बीकाजी गामा ने भारत का पहला तिरंगा झंडा, मैडम बीकाजी गामा ने भारत का पहला स्वाधीनता झंडा किस शहर में फहराया था? किस शहर में फहराया था? मैडम बीकाजी गामा ने किस शहर में फहराया था? फर्स्ट फ्लैग होस्टेड बाय मैडम बीकाजी गामा इन इंडिया इन विच सिटी? स्टुअर्ट, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को और वैंकूवर? सी लोगों ने लिखा है सैन फ्रांसिस्को को, स्टुअर्ट आंसर भी लिखा है। मैडम बीकाजी गामा ने पहला झंडा कहां फहराया था?
जो भी शहर दिए गए उसके कुछ ना कुछ इतिहास में कुछ रीजन है, इतिहास में कुछ उसके, और सभी लोगों का, ज्यादा लोगों का उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है स्टुअर्ट के लिए। स्टुअर्ट, स्टुअर्ट, ठीक है, अभी उन्होंने पूरा लिख दिया आनंद कुमार दुबे ने, स्टुअर्ट जर्मनी। सही उत्तर है स्टुअर्ट जर्मनी। यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे क्वेश्चन बता देते हैं। अगर आता है कि भारत का पहला झंडा किसने फहराया था, तो 1907 में स्टुअर्ट में बीकाजी कामा। अगर आता है कि भारत में अपने से स्वदेशी झंडा को फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, भारत के अंदर स्वदेशी झंडा को फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आंसर लिखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1918 में, 1980 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर आता है कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर पहला तिरंगा झंडा कब फहराया गया था, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर पहला तिरंगा झंडा कब फहराया गया था, तो आंसर लिखेंगे 1929 में लाहौर में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और अगर आता है कि वर्तमान तिरंगा झंडा जो है, ये तिरंगा झंडा का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो आंसर लिखेंगे पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। तो ये अलग से जानकारी कोशिश कर रहे हैं कि आपको दे। मैडम बीकाजी कामा का जन्म 1816 में हुआ था और उसके बाद ये जर्मनी चली गई। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। दादा भाई नौरोजी का नाम काफी फेमस है, आपने सुना होगा। मैडम बीकाजी कामा जो थी वो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनकी निजी सचिव थी। और वो जो निजी सचिव थी मैडम बीकाजी कामा, और उन्होंने इस झंडे को फहराया था स्टुअर्ट जर्मनी में जाकर के। और बाद में वो हालांकि जर्मनी चली गई थी, वहां पर इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस चल रहा था। आपसे पूछा जाएगा कि किस कार्यक्रम में ऐसा हुआ था, इंटरनेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस चल रहा था वहां पर, और इसी कार्यक्रम में उन्होंने भारत का एक झंडा फहराया था, और जो फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट के नाम से जाना गया। उसके पहले कलकत्ता में जिस फ्लैग को अपनाने की बात की गई थी, उसी से मिलता जुलता ये फ्लैग था। सैन फ्रांसिस्को जो नाम है, सैन फ्रांसिस्को, इसका नाम गदर पार्टी के साथ जुड़ा है, गदर पार्टी के साथ। और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हर प्रकार का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ताकि परीक्षा में हर सेक्शन के क्वेश्चन आप बनाइए। और ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि किस वर्ष के चार्टर एक्ट के द्वारा, किस वर्ष के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारी अधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। By which charter act the right of East India Company of trade with India was completely abolished? और किन्हीं का नाम नहीं पढ़ पाए, बट आंसर उन्होंने दिया है डी, सारे लोगों ने। और बहुत अच्छी तैयारी भी है। हम बोले इतना जल्दी आंसर दे रहे हैं, मतलब अच्छा है, खोजने का भी आप लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा। 1833 सही। 1813 में दो चीजों को छोड़ करके, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो था उसको छोड़ करके बाकी अधिकार छीन लिया गया था 1813 में। और 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार छीन लिया गया। और इसके बाद आप जानते हैं कि जब सिपाही विद्रोह हुआ, एक क्वेश्चन आया है एक परीक्षा में, आप लोगों से पूछ लेते हैं कि 1858 ईस्वी में किस शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटेन सरकार के पास जा रहा है, ये अनाउंसमेंट किया गया था। एक क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में, क्योंकि 1833 के बाद 1858 में कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला गया उसके हाथ से, और ये शासन पूर्ण रूपेण दे दिया गया जाकर के कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट देखेगी, और गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया।
तो क्वीन विक्टोरिया का जो डिक्लेरेशन लेटर था 1858 में, इसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा और बहुत अच्छा आंसर दिया है। मैथ मैजिक बाय अजय कुमार। मैथ का मैजिक ये बताते होंगे, ठीक समय लगता है। और सही बताया इलाहाबाद। 3 आंसर 4 आंसर आया है। शंकर कुमार मिश्रा, तौहीद आनंद है और अहमद है। सन्नीवर्धन, दिनेश कुमार पाल, पिंटू ने पंजाब लिख दिया, गलत है। इलाहाबाद से आप लोगों ने सही लिखा है, इलाहाबाद। बरजेश कोरबा और सही है इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर सही है। और ये 1813 के बाद 33 में पूर्ण रूपेण अधिकार दे दिया गया था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। सन्यासी विद्रोह का जिक्र इसमें से किस एक पुस्तक में किया गया है? सन्यासी विद्रोह का जिक्र इसमें से किस एक पुस्तक में किया गया है? आप लोग आंसर हमें लगता है दे दिए होंगे, कुछ लोग तो काफी अच्छा चल रहे हैं। सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस एक पुस्तक में किया गया है? मोहम्मद तौहीद अहमद है, हम तभी से आनंद बोल रहे थे, अहमद। और आनंद मठ, ढेर सारे लोगों का उत्तर आ रहा है। शंकर कुमार मेहता, अनीता, कविता, रेशमा, ब्रजेश, गीता, सारे लोगों का उत्तर आ रहा है। और सही उत्तर जो होगा वो है आनंद मठ। तो चलिए, राजसिम्हा पुस्तक किसने लिखा था? ये वाला जो बुक है ये किसका है? कोई आइडिया है किसी को? और ये संजीवनी पुस्तक किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश। चलिए भी बता ही दीजिए आप लोग जल्दी से। अभी तो उत्तर सारे लोगों का सही हुआ, आनंद मठ इज द राइट आंसर। लेकिन हमने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया दूसरा, राजसिम्हा, सत्यार्थ प्रकाश और संजीवनी पुस्तक किसने लिखा? जल्दी से आंसर कीजिए। सबसे तेज आंसर कौन करते हैं? आप अपनी तैयारी का एक सिर्फ सैंपलिंग हो रही है। आज समाज, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, आज समाज, थोड़ा सा मैचिंग नहीं किया। किसने लिखा था? सत्यार्थ बुक दयानंद सरस्वती, ये सही उत्तर आ गया है अजय कुमार जी का। सत्यार्थ जो पुस्तक था दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। विवेकानंद, राजसिम्हा, पिंटू कुमार ने लिखा है। और जल्दी से सबसे तेज उत्तर कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश वाला अभी तक आ रहा हो तो सही चल रहा है आप लोगों का। संजीवनी भी हमने पूछा है, 3 पुस्तक का नाम पूछा है। दयानंद सरस्वती तो चलिए सबको का सही चल रहा है। सत्यार्थ प्रकाश, यहां से स्वराज वर्ड लिया गया था, ये तो सही है। द वर्ड स्वराज फर्स्ट टाइम टेकन फ्रॉम द बुक सत्यार्थ प्रकाश। विवेकानंद, विवेकानंद इसमें से कोई किताब के लेकर नहीं है, हमें लगता है। दयानंद सरस्वती सही है। राजसिम्हा के लेखक कौन है? राजसिम्हा का विवेकानंद। और लोग, ब्रजेश कुमार का ये उत्तर था। और लोग बताइए जल्दी से, बुक का नाम लिखिए, उसके बगल में आंसर लिखिए। और ये क्विक आंसर, राजा राम मोहन राय, शेखर मुर्मू लिखते हैं। किस पुस्तक के लिए? राजा राम मोहन राय का नाम किस पुस्तक के लिए आया है? राजसिम्हा। बाणभट्ट का नाम लिखा है मोहम्मद तौहीद ने। बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबार वाले बाणभट्ट। नो आइडिया। अच्छा चलिए, उन्होंने लिखा है कि कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। चलिए तो हम बता देते हैं, कोई आइडिया अगर नहीं मिल रहा है तो हम बता देते हैं। राजसिम्हा पुस्तक जो था 1881 ईस्वी में, इस पुस्तक को भी लिखने वाले व्यक्ति बंकिम चंद्र चटर्जी थे।
1881 में पहली पुस्तक उन्होंने राजसीमा लिखा था और दूसरी पुस्तक आनंद मठ लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। याद रखिएगा, राजसीमा पुस्तक भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था, इसलिए ऑप्शन में था ये। और आनंद मठ जो लिखा था, आनंद मठ में पुस्तक में कोई नायक नहीं था। आनंद मठ पुस्तक जो लिखा गया था इसमें कोई नायक नहीं था, बल्कि 1773 में उत्तरी बंगाल का जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उस विद्रोह के बारे में जिक्र किया गया था आनंद मठ में। कोई हीरो नहीं था इस पुस्तक में। आमतौर पर जब उपन्यास लिखा जाता था, नॉवेल लिखा जाता था, तो उसमें किसी न किसी हीरो की चर्चा की जाती थी, कोई उसमें आइडल होता था। तो इसमें कोई आइडल नहीं था, इसमें उत्तरी बंगाल में हो रहा मूवमेंट को बताया गया था, आंदोलन को बताया गया था, और वो आंदोलन के बारे में जिक्र था 1773 का, वो था आनंद मठ पुस्तक। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया, लेकिन संजीवनी छूट गया है अभी। संजीवनी पुस्तक जो था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, के मित्रा की थी, कृष्णकांत मित्रा की थी। और ये पुस्तक 1905 के समय में जब बंगाल विभाजन हो रहा था, स्वदेशी और बाइकॉट, ये तो आएगा परीक्षा में कि बहिष्कार पुस्तक की संकल्पना कहां से ली गई थी, ये आप लिखिएगा, संजीवनी से ली गई थी। फर्स्ट टाइम द वर्ड बाइकॉट इज मेंशन्ड इन द बुक संजीवनी। ये संजीवनी में दिया हुआ था बाइकॉट और बहिष्कार, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो, ये मेंशन किया गया था। तो ये चीजें थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर से फायदा हो रहा होगा इन तमाम चीजों से, और अगर फायदा हो रहा है तो आप थोड़ा सा उधर लाइक भी बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो देखती है कि किस क्लास में लोगों का ज्यादा पसंद आया है। तो आपको भी हमारा थोड़ा सपोर्ट करना है, सारी चीजें आपके लिए लेकर के आए। विवेकानंद से देखिए क्वेश्चन आ गया और आप लोग आंसर लिख रहे थे अभी। विवेकानंद ने जब, आप जानते हैं ना, शिकागो में 1893 ईस्वी में भाषण दिया था इन्होंने, पूरे वर्ल्ड में चर्चा हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा था कि जिस देश में इतने ज्ञानी लोग रहते हैं वहां हम जाकर के शिक्षा क्यों दे रहे हैं। विवेकानंद जब अमेरिका से भारत लौटे तो उन्होंने पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्र का दौरा करके अपने अनुभव को बताया। उनकी सारी अनुभव को एक पुस्तक में लिखा गया है, इन विच बुक द एक्सपीरियंस एंड स्पीच ऑफ विवेकानंद इज गिवन, एंड द नेम ऑफ द बुक इज, ऑप्शन है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर फ्रॉम दिल्ली टू अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है वेद भाष्य, और चौथा है वेदांता। इसमें से कौन सा उत्तर आपको लग रहा है कि सही होगा? और वेदांता कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने ए पर लिया है रिस्क, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। हालांकि जेपीएससी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यूपीएससी परीक्षा लिखिएगा तो उसमें रहता है वेदांता। दो आंसर्स अभी आपके 50-50 पे चल रहे हैं सारे लोगों के। कुछ लोगों ने वेदांता लिखा है, कुछ लोगों ने एक पर रिस्क लिया है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा कुछ लोगों ने लिखा है। ज्यादा लोग अभी लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में आ गए। सारे लोगों का आंसर गीता कुमारी, पिंटू कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, ताहिद कुमार, और डी पर है रुस्कर, शिवशंकर का बी है, शेखर मुर्मू बी है, वैदिक वाले का डी है। तो अभी मिक्स हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोगों ने लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लिखा है। विवेकानंद हमारे प्रधानमंत्री जी भी विवेकानंद जी को काफी याद करते हैं, उनके बारे में अक्सर बात करते हैं। ये विवेकानंद के बारे किस पुस्तक में चार्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इस बुक को कहा जाता है? सही उत्तर होगा लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, और इट इज द राइट आंसर। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, जिन लोगों ने इस पर टिक किया था उनका सही हुआ। और ये पहला
हमने कोशिश किया है कि दोनों भाषा का क्वेश्चन, आमतौर पर जो प्रैक्टिस सेट आप मार्केट में देख रहे होंगे वो या तो इंग्लिश में हो सकता है या फिर पूरा अंग्रेजी में। हमने कोशिश की आपके लिए कि दोनों भाषा में एक साथ लाया जाए इसको, और ये आपको अगर पसंद आएगा तो आप अपने मित्र लोगों को भी बताइएगा। लेकिन जो लोग 100 क्वेश्चन वाला सेट देना चाहते हैं वो काफ़ी सस्ता हमारा एक चल रहा है, जिसमें आप प्रैक्टिस सेट के रूप में आप दे सकते हैं। उसमें टेस्ट जा करके 100 क्वेश्चन का पेपर 1 और पेपर 2 का जो कंप्लीट 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 2 आवर समय मिलेगा, तो उसमें जरूर से दीजिएगा। तो हमें लगता है कि आपको पता भी चल पाएगा, उसकी एक अलग एक्सप्लेनेशन है। और उसी में से कुछ क्वेश्चन अलग अलग सेट का हम आपके लिए लेकर के आएंगे प्रतिदिन सुबह में 7 बजे। ये याद रखिएगा, मॉर्निंग 7 AM इन द मॉर्निंग 7 बजे डेली हम आएंगे। और नहीं, जो अभी सस्ता हो गया अजय जी, जो पहले महंगा था स्टूडेंट्स की डिमांड पर, अभी आपको टोटल जो टेस्ट है अभी सिर्फ एक टेस्ट का सिर्फ अभी 50 रुपीज ही लग रहा है व्याख्या के साथ में। और बड़ी टीम है क्वेश्चन बनाने वाले, आप समझ सकते हैं कि जो दोनों भाषा में प्रश्न बनाते होंगे कितना खोजते होंगे, क्योंकि किसी भी जगह से फोटो खींच के दिखाना नहीं है। तो अभी सस्ता कर दिया गया है आप सभी लोगों के लिए, और आप जरूर से आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और 9431156794 हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करेंगे। हमारे साथ आपकी अब जो मुलाकात है सुबह में 7 बजे होगी। जो लोग पेड क्लासेस कर रहे हैं, जैसे उनकी क्लासेस 8:30 इन द मॉर्निंग चलती है, इवनिंग में चलती है, वो चलती रहेगी उसी प्रकार से। और 11 बजे के शो में आपके साथ लाइव आते हैं, और 12 बजे दोपहर के 12 बजे हमारी सहयोगी जो है वो शो लेकर के आती हैं, जेपीएससी स्पेशल, झारखंड से जुड़े हुए तमाम प्रश्न और साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चंस का सोनी और संगीता मैम, तो उनके साथ में आप जरूर से देंगे। तो चलिए, अब अभी चूंकि बैठा करके टेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है, जिस प्रकार के माहौल चल रहे हैं झारखंड में, पूरे भारत में किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो आज हम इतना ही क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसके बाद कल आगे इसको जारी रखेंगे। सुबह में 7 बजते साथ हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा।